यह एक सामान्य सा दिन था और शहर के एक निर्माण स्थल पर काम जोरों से चल रहा था। सभी मजदूर अपनी अपनी जगह पर काम कर रहे थे। उनमें से एक मजदूर था टोनी, जो एक युवा लड़का था। एक दिन टोनी को अचानक अपने फोन पर एक मैसेज मिला। वह मैसेज एक कंपनी से था जिसमें उसने हाल ही में इंटरव्यू दिया था। मैसेज में लिखा था कि इस बार उसे नौकरी नहीं मिल पाई। भले ही टोनी के पास सारी जरूरी स्किल्स थीं, लेकिन कंपनी के पास भर्ती की सीमा थी, इसलिए वह इस बार नहीं चुन पाया। इसी दौरान टोनी के दोस्त जॉन ने उसे आवाज दी और टोनी ने जल्दी से अपना फोन बंद कर दिया। जॉन ने टोनी से पूछा कि क्या वह फिर से मोबाइल गेम्स खेल रहा था और काम से ध्यान हटा रहा था। टोनी ने तुरंत अपना फोन छुपा लिया और अपनी इनोसेंस दिखाने की कोशिश की। उसने जॉन से कहा कि उसने अपना काम पूरा कर लिया है और अब उसके पास कुछ करने को नहीं था। जॉन थोड़ा संदेह करते हुए बोला कि एक ऐसा लड़का जो सिर्फ 1 साल से इस टीम में है, इतना अच्छा काम कैसे कर सकता है। टोनी हंसते हुए बोला कि वह इसे स्कूल खत्म करने के बाद से कर रहा है और उसने पहले भी जॉन को यह बताया था। फिर टोनी मजाक करते हुए कहता है कि जॉन की याददाश्त हमेशा पीने के बाद खत्म हो जाती है। जॉन को यह जवाब पसंद नहीं आया, लेकिन वह चुप हो गया। टोनी फिर सीढ़ी चढ़कर दीवारों को पेंट करने लगा और कहा कि जॉन आराम से बैठकर सिगरेट पी सकता है, जबकि वह अपना काम खत्म कर लेगा। लेकिन तभी टोनी को अचानक अपनी पीठ में अजीब सा दर्द महसूस हुआ। जॉन ने देखा और पूछा कि क्या सब ठीक है। टोनी ने तुरंत अपनी पीठ पकड़ ली, लेकिन यह कहते हुए कि वह ठीक है। उसने दर्द को छुपाने की कोशिश की, लेकिन उसका शरीर कांप रहा था। टोनी ने सोचा कि शायद उसके दर्द निवारक दवाइयां अब असर नहीं कर रही थीं। उसकी पीठ का दर्द पिछले कुछ महीनों से बढ़ रहा था, खासकर तब जब उसने 6 महीने पहले भारी पैनल उठाया था। शाम को काम खत्म होने के बाद सभी मजदूर साइट से बाहर जाने लगे। तभी सीनियर मजदूर स्टीवन ने उन्हें रोका और टोनी से पूछा कि वह सब काम क्यों कर रहा है। वह जॉन से बात कर रहे थे, जो थोड़ा गुस्से में था क्योंकि टोनी सारे काम अकेले कर रहा था। जॉन ने स्टीवन से पूछा कि टोनी को इतना क्यों पसंद करता है। स्टीवन ने जवाब दिया कि टोनी ही एक ऐसा लड़का है जो हर डेडलाइन को पूरा करता है, जबकि जॉन ऐसा नहीं करता। फिर स्टीवन टोनी के पास गया और पूछा कि उसकी पीठ कैसी है। टोनी ने कहा कि वह ठीक है और धन्यवाद किया। स्टीवन ने पूछा कि क्या वह ज्यादा जिम्मेदारी नहीं ले रहा है, तो टोनी थोड़े संकोच के साथ मानता है कि शायद उसने बहुत काम ले लिया है। फिर स्टीवन ने पूछा कि क्या वह उनके साथ ड्रिंक लेने चलना चाहता है। टोनी ने कहा कि उसे अस्पताल जाना है क्योंकि उसके पास दर्द निवारक दवाइयां खत्म हो गई हैं। स्टीवन ने उसे शुभकामनाएं दी और अलविदा कहा। टोनी टैक्सी में बैठकर अस्पताल की ओर निकल पड़ा। रास्ते में वह अपनी जिंदगी के बारे में सोच रहा था। वह सोच रहा था कि जब तक उसे दवाइयां नहीं मिलती, वह काम नहीं कर सकता। उसे इस बारे में भी पछतावा हो रहा था कि वह सिर्फ प्रशासनिक पदों के लिए ही आवेदन कर रहा था। उसे डर था कि उसकी पीठ अब और भारी काम नहीं झेल पाएगी। कुछ समय बाद टोनी अस्पताल पहुंच गया। उसके दिमाग में उसके बुरे भाग्य के बारे में सोचते हुए डॉक्टर हंक ने उसे देखा। जैसे ही डॉक्टर ने उसकी पीठ को छुआ, टोनी दर्द से चीखा और उसकी आंखों में आंसू आ गए। डॉक्टर ने कहा कि टोनी की चौथी और 5वीं रीढ़ की हड्डी के बीच का डिस्क घिस चुका है और अब वह भारी सामान नहीं उठा सकता। टोनी ने इसका विरोध नहीं किया। उसने समझ लिया कि अगर उसके पास काम नहीं होगा तो वह भूखा मर जाएगा। डॉक्टर ने फिर से उसे याद दिलाया कि उसने यह सब पहले भी कहा था। फिर डॉक्टर ने टोनी से पूछा कि क्या वह वाकई अपने पिता की तरह खत्म होना चाहता है। यह सवाल सुनते ही टोनी को 13 साल पुरानी दर्दनाक यादें ताजा हो गईं, जब उसके पिता एक शिफ्ट बदलने के दौरान ऊंचाई से गिरकर मारे गए थे। उस दिन उसके पिता काम कर रहे थे और अचानक गिर पड़े थे। कंपनी ने ठेकेदार को जिम्मेदार ठहराया और उसके अध्यक्ष गायब हो गए। वकीलों की मदद से वे 25 मिलियन की मुआवजा राशि पा सके। तब से टोनी का परिवार मुश्किल से जीवित था। डॉक्टर ने टोनी से पूछा कि अगर उसकी मां को सब पता चल गया तो वह क्या करेगी, और उसे चेतावनी दी कि दर्द निवारक सिर्फ एक अस्थायी समाधान है। उसकी रीढ़ की हड्डी अब ज्यादा समय तक काम नहीं करेगी। टोनी ने कहा कि इस काम जैसा और कोई काम नहीं मिलता जो इतना अच्छा भुगतान करता हो। डॉक्टर ने फिर कहा कि अगर यही बात है तो उसके पास कहने को कुछ नहीं है। फिर अचानक डॉक्टर गुस्से में आ गया और टोनी से कहा कि अगर वह ऐसा ही करता रहेगा
तो उसे अब से डॉक्टर के पास न आने का आदेश दिया। फिर उसने नर्स से टोनी को बाहर निकालने को कहा। टोनी डॉक्टर के ऑफिस से बाहर निकलने के बाद सोचता हुआ चला गया। इस बीच डॉक्टर हंक ने अपना फोन निकाला और अपनी बैंकिंग ऐप खोलकर एक महिला को 2 मिलियन वॉन ट्रांसफर कर दिए। टोनी ने गहरी सांस ली और अपनी कुर्सी पर झुककर सोचा कि कैसे हैना की जिंदगी उस दिन के बाद से नीचे की ओर जाने लगी थी जब उसने अपने पति से शादी की थी। कुछ देर बाद टोनी एक और अस्पताल में पहुंचा जहां उसकी मां हैना एक कमरे में भर्ती थी। वह उसके बिस्तर के पास बैठकर सोचने लगा कि वह कितना बड़ा बेवकूफ है। फिर उसने अपनी मां से पूछा, क्या ये सारे इलाज करवाना तुम्हारे लिए दर्दनाक है? हैना ने जवाब दिया, मैं ठीक हूं बेटा, तुम चिंता मत करो। फिर उसने टोनी से पूछा, क्या वो पैसे तुमने भेजे थे? उसने आगे कहा, मैं ठीक हूं, मुझे इतनी मदद की जरूरत नहीं है। टोनी हैरान होकर पूछता है, कौन से पैसे? हैना ने अपना फोन दिखाया जिस पर 2 मिलियन का ट्रांसफर नजर आ रहा था। टोनी कुछ नहीं कह सका। वह पूरी तरह से उलझा हुआ था और नहीं जानता था कि यह पैसे किसने भेजे थे। उसे शक था कि यह ट्रांसफर शायद कंस्ट्रक्शन साइट के बॉस, फोरमैन या शायद अंकल हैंक ने किया हो। हैना ने फिर टोनी से पूछा, कंपनी में सब कैसा चल रहा है? टोनी ने कहा, कोई खास मुश्किल नहीं है, मैं ठीक कर रहा हूं, भले ही मैंने सिर्फ हाई स्कूल खत्म किया है। हैना ने गहरी सांस ली और कहा, मुझे अफसोस है कि तुम्हें इतनी मेहनत करनी पड़ रही है और मैं तुम्हारी मदद भी नहीं कर पा रही क्योंकि मैं बीमार हूं। टोनी ने फिर सुझाव दिया, मां, तुम्हें सो जाना चाहिए, तुम बहुत थकी हुई लग रही हो। हैना ने जवाब दिया, हां सच में, अब जल्दी थक जाती हूं, लेकिन जब से तुम मेरे पास हो मैं सो नहीं पा रही हूं। टोनी ने कहा, मैं तुम्हारे पास ही रहूंगा, तुम आराम कर सकती हो। फिर उसने उसका हाथ पकड़ा और हैना ने कहा, ठीक है, मैं थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगी। कुछ समय बाद हैना ने देखा कि टोनी बेंच पर सो रहा था। वह चुपचाप बिस्तर से उठी और टोनी को कंबल ओढ़ा दिया। उसने अपने आप से सोचा, मेरा बेटा कितना प्यारा है, उसमें अपने पिता की महक है जैसे वो पहले हुआ करता था। यह सोचकर उसने महसूस किया कि टोनी ने अभी तक कितनी मेहनत की है और वह अब भी अकेले ही सब कुछ कर रहा है। उसने यह वादा किया कि वह अपनी बीमारी से जरूर उभर जाएगी और अपने बेटे की मदद करेगी जो सब कुछ अकेले कर रहा था, और इसके लिए वह उसकी बहुत आभारी थी। जल्द ही एक नया दिन आया और टोनी फिर से कंस्ट्रक्शन साइट पर था। काम के एक कमरे में कुछ मजदूर पहले से ही बैठे थे। एक गे हेयर आदमी जो एक सुपरवाइजर था ने देखा कि 2 आदमी बिल्डिंग की ओर आ रहे थे। ये टोनी और जॉन थे। टोनी ने केविन, अपने बॉस, से अभिवादन किया। केविन ने फिर पूछा, जॉन, आज तू क्यों नहीं नहाया? जॉन ने कहा, कल रात ज्यादा पी ली थी। केविन ने कहा, ठीक है, पहले नहा ले, फिर काम शुरू कर, और ध्यान रखना कि अगर एल्सन ग्रुप के लोग आए तो उनसे दूर रहना। फिर उसने टोनी से कहा, 1 कप कॉफी लाना, 1 चम्मच चीनी के साथ। जब वे दोनों टेबल पर बैठे तो केविन ने टोनी से पूछा, कैसा चल रहा है? टोनी ने जवाब दिया, सब कुछ वैसा ही है, लेकिन अब थोड़ी ज्यादा परेशानी हो रही है। फिर केविन ने पूछा, क्या तुम बढ़कर एक कारपेंटर बनना चाहोगे? हमें सच में कुछ और कारपेंटर चाहिए। अगर तुम ये करते हो तो तुम्हारा वेतन 11,000 से बढ़कर 15,000 हो जाएगा। टोनी ने कहा, ठीक है, लेकिन मुझे चिंता है कि मेरी पीठ क्या बर्दाश्त कर पाएगी। केविन ने उसकी तारीफ की, तुम अपने काम में पूरी तरह से समर्पित हो और मुझे तुम्हारी यह खासियत बहुत पसंद है। टोनी सोच रहा था कि ये पैसे उसके बॉस से नहीं आए थे। फिर वह अपने काम के बारे में सोचने लगा और यह महसूस किया कि उसे जो दर्द हो रहा था वह अब और बढ़ गया है। लेकिन अब एक अनजान व्यक्ति उसके लिए पैसे भेज रहा था और उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि यह कौन हो सकता है। टोनी को अब भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी मां के अकाउंट में आए 2 मिलियन असल में किसने भेजे। उसके पास बस एक नाम था, अंकल हैंक। उसने झट से हैंक को कॉल किया और उसे शुक्रिया कहा, मानो उसे यकीन हो गया हो कि पैसे उसी ने भेजे हैं। लेकिन हैंक ने एकदम गुस्से में कहा, तू अब तक उस कंस्ट्रक्शन साइट पर ही काम कर रहा है? टोनी ने सिर झुका लिया। फोन पर ही हैंक गरज पड़ा, कितनी बार कहा है छोड़ दे वो काम, वो तेरे लिए नहीं है। फोन कट हो चुका था और एक बार फिर टोनी की पीठ में दर्द की लहर दौड़ गई, जैसे शरीर भी अब जवाब दे रहा था। और तभी
टोनी के फोन पर एक मैसेज चमका। वो पलकें झपकता रह गया। कंग्रेचुलेशंस, you've passed to round 2 of एल्सन ग्रुप इंटरव्यूज। 200 बार रिजेक्ट होने के बाद यह पहला मौका था। और तभी सामने एक नीली स्क्रीन हवा में तैरती हुई दिखाई दी। कोई और नहीं देख सकता था, सिर्फ वो। टोनी ने हाथ बढ़ाया, लेकिन स्क्रीन को छूना तो दूर, उसके हाथ बस आर पार हो गए। वो समझ ही नहीं पाया कि यह सब हो क्या रहा है। तभी उस नीली स्क्रीन से आवाज आई, कनेक्टेड टू एल्सन एम्प्लॉय ट्रेनिंग, स्टार्ट। टोनी बुरी तरह कंफ्यूज था। उसने पास खड़े एक मजदूर से पूछा, तू देख सकता है क्या ये ऊपर तैरता हुआ साइन? उस आदमी ने उसे घूरते हुए कहा, तू नशे में है क्या? टोनी को समझ आ गया, यह सब सिर्फ उसी के लिए था। वो दौड़ता हुआ बाथरूम में गया, शीशे के सामने खड़ा हुआ। स्क्रीन अब भी वहां थी, लेकिन शीशे में उसका कोई अक्स नहीं था। टोनी ने खुद से कहा, यह सब पागलपन है, शायद मैं सपना देख रहा हूं। लेकिन फिर उसने खुद से एक वादा किया, चाहे जो हो, मैं ये ट्रेनिंग करूंगा। अगर अधूरी छोड़ी तो सारी यादें मिटा दी जाएंगी, तो भी मंजूर है। स्क्रीन ने उसे उसका पहला रिवॉर्ड दिया, एक स्किल, प्रोस्पेक्टिव एम्प्लॉयज गेज। एक ऐसी शक्ति जो सामने वाले की योग्यता और कार्यकुशलता को बता सकती थी। पर सिस्टम ने चेतावनी दी, इसका ज्यादा यूज नुकसान कर सकता है, डेबफ एक्टिवेट हो जाएगा, अनसूटेबिलिटी। टोनी को अब इंतजार नहीं था। वो सीधा बुक स्टोर पहुंचा और सोचा कि शायद इस स्किल से कुछ किताबों में कुछ छुपी जानकारी मिले। किताबें पढ़ते हुए उसकी आंखों के सामने 2 में से कुछ पंक्तियां हरे रंग में चमकने लगीं। बाकी किताबें उसने वापस कर दी और जिनमें चमक थी उन्हें पढ़ता रहा पूरी रात। और फिर आया इंटरव्यू का दिन। टोनी ने सिस्टम की सलाह मानी। एक सिंपल क्लासिक सूट पहना। बाहर मौसम अच्छा था। बस स्टॉप पर बैठा वो अब भी अपनी ट्रेनिंग बुक पढ़ रहा था। बस में भी नोटिफिकेशन आते रहे, थोड़े इरिटेटिंग थे, लेकिन अब आदत सी हो गई थी। एल्सन कंपनी का ऑफिस आ चुका था। एक कर्मचारी ने बताया, इंटरव्यू रूम दूसरी मंजिल पर है। टोनी ऊपर चढ़ रहा था, तभी पीछे से 2 कर्मचारियों की धीमी बातें सुनाई दी। 9861 स्कोर लाया है ये बंदा, कमाल है। टोनी चौंक गया। सिस्टम ने बताया, अपीयरेंस टेस्ट पास्ड। टोनी ने थका हुआ सा एक लंबी सांस ली और कहा, तो ये भी देख रहे हैं, जबकि कहा था, लुक्स मैटर नहीं करते। एल्सन ग्रुप सच में बहुत बड़ी कंपनी थी। फैशन, लॉजिस्टिक्स, टूरिज्म, रियल एस्टेट, हर क्षेत्र में दबदबा। टोनी एक पल के लिए नर्वस हो गया, लेकिन अब रुकने का सवाल नहीं था। इंटरव्यू रूम में सभी कैंडिडेट्स अपनी जगह ले चुके थे। सबके चेहरे पर चिंता थी। और फिर शुरू हुआ टेस्ट। जिन्हें जवाब पता हो और जिन्हें न पता हो, उनके बीच का फर्क साफ दिख रहा था। कम से कम टोनी के पास एक फायदा था। तभी कुछ लोग कमरे में दाखिल हुए, एक महिला और एक पुरुष। महिला ने खुद को किम्बरली बताया, बोली कि वो 2017 से इस कंपनी में है और आज सभी की स्किल्स को आंकने आई है। पुरुष का नाम कॉनर था। वो 2014 से कंपनी में है और आज टेस्ट में उम्मीदवारों की मदद करेगा। उन्होंने माना कि कुछ लोग दूर दूर से आए हैं, इसलिए पूछा कि क्या किसी को यहां पहुंचने में कोई दिक्कत हुई। तभी एक लड़की ने हाथ उठाया। उसने कहा कि वो बहुत दूर से आई है और फिर बोली कि ज्यादातर कंपनियां तो ट्रैवल का खर्चा भी देती हैं, तो क्या उनकी कंपनी भी देगी। टोनी ने मन ही मन सोचा, इस तरह के एटीट्यूड वाले लोगों को तो कोई कंपनी रखना ही नहीं चाहेगी। तभी स्क्रीन पर नोटिफिकेशन आया, उस लड़की को संभावित कर्मचारियों की लिस्ट से हटा दिया गया है। टोनी को याद आया कि उसे रिजल्ट्स रिकॉर्ड करने हैं, पर उसके दिमाग में सवाल उठा, क्या उसे पूरे 200 सवाल हल करने हैं या थोड़ी गलतियां हो जाएं तो भी चलेगा। पूरे टेस्ट के लिए सिर्फ 30 मिनट थे और तभी उसे पता चला अब बस 1 मिनट बचा है। लेकिन ना जाने क्यों उसे एक अजीब सा यकीन हुआ कि टेस्ट पूरा करना जरूरी नहीं है। किसने ये सोच उसके दिमाग में डाली, उसे नहीं पता, लेकिन वो जानता था अपनी पूरी ताकत लगाना पाप नहीं है। टेस्ट खत्म होते ही टोनी बाहर निकला और सीधे अपने पुराने दोस्तों से मिलने चला गया। वही कंस्ट्रक्शन साइट वाले। वहां स्टीवन ने हंसते हुए पूछा, कल काम पे क्यों नहीं आया? तूने तो आज तक छुट्टी ली नहीं। फिर मजाक करते हुए बोला, कहीं गर्लफ्रेंड वर्लफ्रेंड तो नहीं बना ली। टोनी ने हंसते हुए माफी मांगी। वो सोच रहा था, अगर उसने बता दिया कि वो एक बड़ी कंपनी के इंटरव्यू में गया था
तो सब उसे चूहा समझेंगे, धोखेबाज। स्टीवन फिर हंस पड़ा। अब समझा सारी कमाई कहां उड़ रही है। टोनी को एहसास नहीं था कि वो इन लोगों से कितना जुड़ चुका है। अगर उसकी पीठ में वो पुरानी तकलीफ ना होती तो शायद वो यही काम करता रहता। उसी वक्त फिर से नीली स्क्रीन सामने आ गई। सिस्टम ने बताया इंटरव्यू का रिजल्ट आने वाला है, लेकिन इस बार एक खास बात भी थी। उसे फाइनल इंटरव्यू की तैयारी करनी होगी, जहां उसे डायरेक्टर के सामने जवाब देना होगा। टोनी को गुस्सा आ गया। क्या डायरेक्टर से मिलना पड़ेगा? लेकिन फिर सिस्टम ने एक और बात लिखी। अगर वो इंटरव्यू में नहीं गया तो उसे किसी और कंस्ट्रक्शन साइट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा। उसी पल स्टीवन के मोबाइल की घंटी बजी। कॉल था बॉस केविन का। उसने कहा, टोनी को मेरे पास भेज दे, मुझे उससे बात करनी है। स्टीवन टोनी की तरफ मुड़ा, मुस्कुराते हुए कहा, बॉस बुला रहा है। क्या माजरा है? तू तो जैसे पहले से ही जानता था। टोनी ने लंबी सांस ली और बोला, पैसा वो देता है तो सामने जाकर बात करने में क्या दिक्कत? और फिर सीधा चल पड़ा बॉस से मिलने। जब टोनी साइट पर पहुंचा तो माहौल कुछ भारी था। केविन उसे घूर रहा था, फिर बोला, मैंने जितना हो सकता था किया है। अब कल से तू हेड फोरमैन के साथ कारपेंटर का काम करेगा। टोनी हैरान हुआ, अचानक ये फैसला क्यों? तभी केविन चिल्लाया, और कौन मिलेगा मुझे तेरे जैसा? तू जाएगा तो दीवारें तो कोई और भी रंग देगा, पर बढ़िया कारपेंटर कहां से लाऊंगा? टोनी को गुस्सा आ गया। बॉस लगातार चिल्ला रहा था, बात ही नहीं करने दे रहा था। तभी सिस्टम ने एक और नोटिफिकेशन भेजा, साइड क्वेस्ट अनलॉक हो गया है। टोनी को अब अपने बॉस की पूरी बात सुननी है, क्योंकि बॉस उसे एक अच्छा लड़का मानता है। टोनी को यह टास्क कुछ खास पसंद नहीं आया, लेकिन कोई चारा भी नहीं था। उसने धीरे से कहा, थोड़ा धीरे बोलिए, सुन रहा हूं। फिर मेरी भी कुछ बात है जो आपको बतानी है। केविन ने गहरी सांस ली और बोला, अब मेरे पास दूसरा कारपेंटर नहीं है। प्रोजेक्ट की डेडलाइन खतरे में है। हर दिन देरी होने से करोड़ों का नुकसान हो रहा है। तू नहीं जाएगा बस। टोनी सोच में पड़ गया। शायद ये गलती उसी की थी, और फिर उसने फैसला लिया, उसे थोड़ा पीछे हटना पड़ेगा। केविन ने टोनी से कहा, भाई कम से कम एक हफ्ते तो मदद कर दे। टोनी का दिल तो नहीं कर रहा था, लेकिन फिर बोला, ठीक है, पर सिर्फ एक हफ्ते के लिए। केविन तो एकदम खुश हो गया, बोला, थैंक्स यार, मैं तो बस तेरी केयर करता हूं और पहली बार तुझसे कुछ ऐसा मांग रहा हूं। फिर उसने अपना फोन निकाला और प्रेसिडेंट को कॉल करके बोला, सब सेट है, प्लान के हिसाब से एक हफ्ते में काम पूरा हो जाएगा। 7 दिन का टाइम मिला था कंस्ट्रक्शन पूरा करने के लिए। शाम को वर्कर्स ने अपने बॉस से पूछा, कैसा गया? बॉस ने बोला, सब स्मूथ चल रहा है। फिर टोनी के पास 2 आदमी आए। एक था स्टीवन, उसका पुराना बॉस, और दूसरा कोई नया इंसान जिसे टोनी पहचान नहीं पाया। स्टीवन ने ऊपर देखा और कहा, नीचे आ जरा, डायरेक्टर से मिल। लेकिन टोनी सीढ़ी पर ही खड़ा रहा, वहीं से हाथ बढ़ाया और कहा, हेलो सर, हमारी पहली मुलाकात है। वो आदमी बोला, मैं चार्ली हूं, एल्सन ग्रुप का डायरेक्टर। चार्ली ने टोनी से बोला, जब सुना कि प्रोजेक्ट रुक सकता है तो टेंशन हो गई थी। थैंक्स फॉर हेल्पिंग आउट। टोनी ने हंसते हुए कहा, नो प्रॉब्लम, मैं बस थोड़ा हेल्प कर रहा हूं। लेकिन अंदर से तो सोच रहा था, बस एक हफ्ता और, कमर पहले ही टूटने वाली है। चार्ली बोला, परसों मैं वापस ऑफिस जा रहा हूं, आज रात एक ड्रिंक हो जाए? टोनी थोड़ा झिझकते हुए बोला, माफ करना, कल एक इंपॉर्टेंट मीटिंग है, इसलिए आज नहीं हो पाएगा। काम के बाद टोनी सीधा हॉस्पिटल गया, अपने अंकल हैंक से मिलने। जैसे ही उसने ऑफिस में कदम रखा, पूरे हॉस्पिटल में एक डरावनी चीख गूंज गई। डॉक्टर ने टोनी की कमर चेक की, लेकिन हालत इतनी खराब थी कि टच करते ही वो बुरी तरह चिल्ला उठा। डॉक्टर ने बोला, दूसरी मंजिल पर जाकर फिजियोथेरेपी करवा ले। दर्द इतना था कि टोनी की आंखों में आंसू आ गए। वो इंटरव्यू की टेंशन में था और डॉक्टर उसे डांटता रहा, तू खुद का ध्यान क्यों नहीं रखता भाई? अगले दिन टोनी फिर भी इंटरव्यू देने पहुंचा। एल्सन ग्रुप। 2 और कैंडिडेट्स उसके साथ खड़े थे। टोनी ने खुद को इंट्रोड्यूस किया, मेरा नाम टोनी है। जैसे ही उसने ऊपर देखा, वही चेहरा सामने था, चार्ली। चार्ली ने हल्की स्माइल के साथ कहा,
हम तो पहले ही मिल चुके हैं, चलो बैठ जाओ। सभी कैंडिडेट्स बैठ गए। डायरेक्टर्स ने इंटरव्यू स्टार्ट किया। चार्ली ने कहा, मैं फर्स्ट क्वेश्चन लूंगा। बाकियों ने हां कर दी। फिर उसने एक कैंडिडेट को कहा, स्टैंड अप। फिर उसकी ड्रेस की तरफ देखा, काली पैंट और सफेद मोजे। पूछा, तुझे क्या लगता है, तेरी ड्रेस कैसी लग रही है? लड़का बोला, मुझे लगता है मैच नहीं कर रही। टोनी के दिमाग में तुरंत वो सिस्टम की वार्निंग घूम गई, अब से प्रेशर और बढ़ेगा। फिर चार्ली ने कहा, जब खुद को लगता है ड्रेस गड़बड़ है तो ऐसी ड्रेस क्यों पहनी? रूम में एक अजीब सी टेंशन फैल गई थी। वो माहौल ऐसा था जो किसी के भी अंदर छुपा असली स्वभाव बाहर निकाल देता है। लड़का चुप रहा, जवाब नहीं दे पाया। चार्ली ने कहा, क्यों चुप है? क्या इमोशंस पर कंट्रोल नहीं है? टोनी समझ गया, ये इंटरव्यू सवाल जवाब से ज्यादा मेंटल स्टेबिलिटी का टेस्ट है। पहले खुद को शांत रखो। चार्ली ने कैंडिडेट्स के फेसेस पर कंफ्यूजन देखी तो उसने थोड़ा डीप साई लिया। क्लियरली वो डिसअपॉइंट था। वो लड़का इतना ज्यादा स्ट्रेस्ड था कि एक वर्ड तक नहीं बोल पाया। उसे बिल्कुल भी सिचुएशन हैंडल करना नहीं आ रहा था। और जब ये बात बाकी सबको भी समझ आ गई तो चार्ली ने उसे बैठने को कहा और नेक्स्ट कैंडिडेट को बुला लिया। थोड़ी ही देर में साफ हो गया कि उस लड़की के पास सोशल वर्क का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। उसने ट्राई किया जस्टिफाई करने का कि वो अब तक पढ़ाई कर रही थी, लेकिन चार्ली ने साफ कह दिया, ये वो नहीं है जो हमारी कंपनी ढूंढ रही है। जब उसने पूछा कि वो क्लाइंट्स के साथ कैसे काम करेगी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए और फिर वो कुछ बोल भी नहीं पाई। इंटरव्यू जल्दी खत्म हुआ और वो रोती हुई बाहर निकल गई। टोनी ने नोटिस किया कि डायरेक्टर चार्ली ने सबसे पहला सवाल ही ऐसा पूछा जिससे कैंडिडेट्स अनबैलेंस्ड हो जाएं, क्योंकि उसके बाद के सवालों के लिए रियल मेंटल प्रिपरेशन चाहिए थी। अब बारी थी टोनी की। वो कॉन्फिडेंटली उठा और अपना इंट्रोडक्शन दिया। हमारा हीरो ये सोचकर नहीं आया था कि खाली हाथ जाएगा। चार्ली ने उससे पूछा कि उसकी एजुकेशन क्या है। टोनी ने जवाब दिया कि वो बैंकिंग स्पेशलिस्ट है, लेकिन चार्ली जानता था कि उसने यूनिवर्सिटी नहीं की। टोनी ने माना कि हां, उसने हायर एजुकेशन नहीं ली। फिर चार्ली ने पूछा, और कुछ ऐड करना चाहोगे? टोनी थोड़ी देर सोचा, क्योंकि अगर कुछ गलत बोल दिया तो शायद लिस्ट से नाम कट जाता। फिर उसने ऑनेस्टली कह दिया, मुझे पैसे कमाने हैं। चार्ली ने भी कहा, हम भी यही करने आए थे, लेकिन फिर भी यूनिवर्सिटी छोड़कर जॉब क्यों चुना? टोनी ने कहा, मुझे बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं है। मैंने कॉलेज छोड़कर कंस्ट्रक्शन साइट्स पर काम किया और इवनिंग्स में खुद पढ़ाई की। उसने बताया कि उसने कभी भी सीखना नहीं छोड़ा और ऑनलाइन कोर्सेज के जरिए खुद को टेक्निकल स्पेशलिस्ट बना लिया। उसने हर तरह से कोशिश की यूनिवर्सिटी न जाने की कमी को पूरा करने की। चार्ली वाकई में उसकी बातों से इंप्रेस्ड हुआ। उसने अपने साथियों की तरफ देखा और मुस्कुराते हुए बोला, वंडरफुल। अब इंटरव्यू का वो हिस्सा खत्म हो चुका था और बाकी टीम ने उससे सवाल पूछने शुरू किए। एक बंदे ने पूछा, तुम हमारी कंपनी के लिए क्या कर सकते हो? टोनी जानता था कि यह सवाल एवरेज इंसान को हिला सकता है, लेकिन वो रेडी था। उसने कहा, मैं ये जॉब इसलिए चाहता हूं क्योंकि ये ज्यादा स्ट्रेसफुल नहीं है और सैलरी भी डिसेंट है। मैं अपनी मॉम का इलाज करा सकूं, खुद की हेल्थ और खाने पीने की टेंशन ना रहे, बस यही चाहता हूं। और जब तक कोई इलीगल या अनएथिकल चीज ना हो, मैं हर काम के लिए रेडी हूं। उसने ये भी कहा कि अगर ऐसा नहीं होता तो कंपनी की इमेज और फ्यूचर दोनों खराब हो सकते हैं। वो चाहता है कि एल्सन ग्रुप अपने सही रास्ते पर चले, जैसे उसका गोल है। टोनी जानता था कि उसका जवाब परफेक्ट नहीं है, लेकिन उसे बस ये दिखाना था कि परफेक्ट आंसर जैसी कोई चीज नहीं होती। इंटरव्यू बस ये देखता है कि इंसान प्रेशर में कैसे रिएक्ट करता है। फिर उस बंदे ने थोड़ा ट्रिकी सवाल पूछा, गर्लफ्रेंड है? टोनी ने हंसते हुए कहा, नहीं है, आसपास गर्ल्स ही नहीं है। अगर कोई सही लड़की मिली तो मिलना पसंद करूंगा। चार्ली ये सुनकर हंस पड़ा और बोला, तुमने इंटरव्यू काफी अच्छा दिया, अब सब कैंडिडेट्स जा सकते हैं। शाम हो गई और टोनी वापस कंस्ट्रक्शन साइट पर चला गया। वहां स्टीवन मिला, जो थोड़ा सरप्राइज था उसे देखकर। उसने हाथ हिलाया और बोला, डिस्पैच ऑफिस में आज बहुत काम था। उसने देखा कि टोनी थोड़ा ऑफ लग रहा था तो पूछा, क्या हुआ? टोनी कुछ बताने ही वाला था कि एक अजीब सी आवाज आई। देखा तो जॉन आ रहा था, लेकिन बीम से टकराकर गिर गया। टोनी को लगा, इस बंदे का फिर से कुछ गड़बड़ हो गया।
लेकिन उसके पास इतना काम था कि ध्यान नहीं दे पाया। स्टीवन ने बोला, आज रात सब साथ में खाना खा रहे हैं, तुम भी आ जाना। लेकिन टोनी ने कहा, नहीं, मुझे बॉस से बात करनी है। बाकी सब लोग क्यूरियस थे कि टोनी क्या बात करने वाला है। तभी टोनी बोला, मैं यहां अपना लास्ट वीक कंप्लीट कर रहा हूं। यह सुनकर सब शॉक हो गए। उसी वक्त सिस्टम से एक नया टास्क आया। उसे रात की बातचीत में शामिल होना था। ना रिवॉर्ड मिलेगा, ना ही कुछ गंवाना पड़ेगा। अगर ना भी गया तो यह थोड़ा अनयूजुअल था। टोनी ने फिर बॉस से पूछा, डिनर में क्या बना है? स्टीवन ने स्mirk करते हुए कहा, आज सूप है। टोनी बोला, अगर बीफ मिलेगा तो मैं मैनेजर जॉन की साइड चला जाऊंगा। जॉन और उसका दोस्त टोनी की बात सुनकर खुश हो गए। वो भी बीफ ट्राई करना चाहते थे। स्टीवन ने थोड़ा नाटक किया नाराज होने का, लेकिन मान गया। ठीक है, सब कह रहे हैं तो चलो। थोड़ी देर बाद सब उस जगह पहुंच गए और खुशी में टोस्ट किया। स्टीवन ने कहा, यह हफ्ता बहुत हैवी रहा। इंजीनियरिंग में आजकल कम लोग आना चाहते हैं। मेरा भाई गैस फिटर है और मैं खुद 20 साल से इस फील्ड में हूं। वो बोला, स्टडी करने का कोई फायदा नहीं दिखता जब इनकम अच्छी नहीं होती। जॉन बोला, बॉस ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब वो ओल्ड हो गए हैं। टोनी सोचने लगा, ये बंदा ड्रंक होकर भी सेंसिबल बात कर रहा है। अब टेक्निकल स्टाफ के लिए सिचुएशन टफ होती जा रही है। आजकल साइंस, टेक और फार्मा ही इंडस्ट्रीज चला रही हैं। सब इतने ड्रंक हो गए थे कि सोच भी नहीं पा रहे थे। टोनी खिड़की की तरफ मुड़ा और रात के शहर को देखने लगा। एक हफ्ता गुजर चुका था उस डिनर के बाद। टोनी एल्सुंग ग्रुप के साथ था, तभी उसके बॉस का कॉल आया। काम पर क्यों नहीं आए? टोनी ने कहा, मैंने तो कल ही बता दिया था, मुझे थोड़ा आराम चाहिए। स्टीवन बोला, यार, मैं पूरी रात नहीं सोया और अब अकेले काम नहीं कर सकता। टोनी ने कहा, मैं आज नहीं आ पाऊंगा और कल भी नहीं, और कॉल कट कर दिया। उसी वक्त कंपनी की एक लड़की उसके पास आई और बोली, मैं आपको डिबेट वेन्यू तक ले जाऊंगी। उसने बताया कि दूसरा इंटरव्यू एक ग्रुप डिस्कशन है जिसमें 10 लोग होंगे और टोनी को वक्ता के हिसाब से अपनी बात रखनी है। डिस्कशन का टॉपिक था OECD कंट्रीज, जिसमें साउथ कोरिया भी आता है, और आज का मुद्दा था हाई एजुकेशन कॉस्ट और उसके सॉल्यूशंस। जब सारे कैंडिडेट्स रूम में आए तो मॉडरेटर ने बोला, गाइस, पहले अपना नंबर और नाम बताओ, फिर बोलना शुरू करना। टॉनी के दिमाग में तुरंत एक बात आई, यार, यही तो मैं सोच रहा था। इस टॉपिक के लिए सोशल वर्क का एक्सपीरियंस होना कितना जरूरी है। उसने ग्रुप लीडर का थैंक्स किया अंदर से, जिसने उसे एक्सपीरियंस दिया। फिर मॉडरेटर ने अपने टैबलेट में कुछ नोट्स बनाए और कहा, चलो डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। टॉनी ने कॉन्फिडेंस से अपना हेड उठाया क्योंकि उसे नंबर 2 मिला था। डिस्कशन जल्दी ही शुरू हो गया। नंबर 3 ने हाथ उठाया और बोला, गाइज, मुझे लगता है कि पिछले कुछ सालों में इकोनॉमी ने बहुत इंपैक्ट किया है हमारे देश पे, इसलिए एजुकेशन की कॉस्ट इतनी बढ़ गई है। अगर हम टॉप 10 इकोनॉमिक कंट्रीज में रहना चाहते हैं तो ह्यूमन रिसोर्सेज पे इन्वेस्टमेंट कम नहीं करना चाहिए। अगर एजुकेशन चीप होगा तो ज्यादा टैलेंटेड लोग सपोर्ट हो पाएंगे। टॉनी ने सोचा, यह बंदा क्वेश्चन ही दोहरा रहा है, सॉल्यूशन तो कोई नहीं दे रहा। उसे अच्छा लगा कि उसने पहले बोलने से बचा, अब थोड़ा सोच के बोल पाएगा। फिर नंबर 7 ने कहा, मेरे पेरेंट्स ने मेरी पढ़ाई पे 300 मिलियन खर्च किए, इसलिए लोग ज्यादा बच्चे नहीं कर रहे क्योंकि इतने पैसे नहीं उठा सकते। हमें बर्थ रेट बढ़ाने के लिए फैमिली अलाउंस बढ़ानी चाहिए। नंबर 3 ने एग्री किया, हाँ, फैमिलीज टूट रही हैं, बर्थ रेट गिर रहा है, एजुकेशन महंगा हो रहा है, इसलिए बर्थ रेट बढ़ाना ही सही सॉल्यूशन है। टॉनी ने मन ही मन सोचा, यह तो सही बात लग रही है, पर कंपनी को यह लेना देना नहीं, यह स्टेट ओन्ड नहीं है। फिर उसने हाथ उठाया और बोला, गाइज, एक अलग एंगल से सोचो। सबने उसे सरप्राइज से देखा, खासकर नंबर 3 और 7। टॉनी ने कहा, हमारा देश एजुकेशन की कॉस्ट में वर्ल्ड में नंबर 1 है और इनकमिंग स्टूडेंट्स की संख्या में नंबर 2। फिर वो उठकर बोर्ड के पास गया और बोला, देखो, OECD की एजुकेशन रैंकिंग, हमारा सिस्टम 76वें नंबर पे है। यहां बच्चे अपनी पढ़ाई जारी रख सकते हैं या छोड़ सकते हैं, जबकि जर्मनी में कंपलसरी एजुकेशन है। वहां लोग कॉलेज या सेल्फ स्टडी चूज करते हैं। इसका रिजल्ट ये होता है कि जॉब्स की डिमांड और सप्लाई ऑलमोस्ट मैच होती है। जर्मनी में एवरेज सैलरी ज्यादा है, पर सैलरी गैप कम है।
हमारे यहाँ वर्कफोर्स इम्बैलेंस है, स्पेशली साइंस, आईटी, टेक फील्ड्स में ज्यादातर इंजीनियर्स फॉरेन वर्कर्स हैं। अगर हमारा एजुकेशन सिस्टम जर्मनी जैसा स्ट्रक्चर्ड हो जाए तो एजुकेशन कॉस्ट कम होगी और डेवलपमेंट बेहतर होगा। बाकी लोग थोड़े कंफ्यूज्ड लग रहे थे, समझ नहीं पा रहे थे कि टॉनी ये फैक्ट्स कैसे जोड़ रहा है। तभी नंबर 10 ने पूछा, तुम सच में ऐसा सोचते हो? टॉनी को थोड़ा शॉक लगा कि कोई इतनी ओपनली क्रिटिसिज्म कर रहा है, लेकिन टॉनी ने काम रहते हुए कहा, अगर किसी को बुरा लगा हो तो सॉरी, मेरा इंटेंशन कंट्री बैश करने का नहीं था। नंबर 10 बोला, मुझे तुम्हारी बात पसंद नहीं आई। फॉरेन एजुकेशन हमारे ट्रेडिशंस को नहीं समझता। हमारे यहां भी टैलेंटेड लोग हैं, सबने या तो सोल या विदेश में पढ़ाई की है और हम यहां अपनी नॉलेज के कारण आए हैं। फिर तुम क्यों सोचते हो कि हम जर्मन से कम हैं? मॉडरेटर ने पूछा, तुम्हारा नाम? उसने कहा, येन। फिर बॉस ने कहा, थैंक यू फॉर पार्टिसिपेटिंग बट वी थिंक यू आर नॉट अ गुड फिट फॉर आवर कंपनी। येन का चेहरा लाल हो गया, शायद गुस्से से, और उसने जोर से दरवाजा बंद करते हुए बाहर निकल गया। टॉनी ने सोचा, आजकल कंपनीज ऐसे लोग चाहते हैं जो टीम में स्मूथली काम करें। ये येन जैसा जो दूसरों को नीचे दिखाए बिल्कुल गलत है। ऐसे लोग स्टार बनने के लिए बाकी को दबाते हैं, हम उन्हें हायर नहीं कर सकते। फिर मॉडरेटर ने कहा कि नेक्स्ट टॉपिक है नेशनल पेंशन रिफॉर्म। पार्टिसिपेंट्स ने इस पे लंबी डिबेट की। 25 मिनट निकल गए पर कोई कंक्लूजन नहीं निकला। टॉनी ने मन ही मन सोचा, बस हो जाए ये सब। मॉडरेटर भी काफी थका हुआ लग रहा था। टॉनी ने फिर हाथ उठाया और बोला, अगर ऐसे ही चलता रहा तो सभी प्रेजेंटेशंस को समराइज करने के बाद 2 मेन व्यूज सामने आए। पार्टिसिपेंट नंबर 1 ने कहा कि नेशनल और प्रोफेशनल पेंशन्स को एक साथ इंटीग्रेट कर देना चाहिए, जैसे जापान में होता है। वहीं पार्टिसिपेंट नंबर 6 ने आर्ग्यू किया कि नेशनल पेंशन की कुछ कमियां हैं जिन्हें प्राइवेट पेमेंट से सप्लीमेंट किया जा सकता है। फिर उसने कहा कि एक और इंसान की बात सुनते हैं और फिर वोट से डिसाइड करते हैं। एग्जामिनर ने अपने आप से नोट किया कि ग्रुप में काफी हीटेड डिस्कशन चल रही थी, लेकिन यह बंदा चुप था। नॉर्मली ऐसे लोग मीडिएटर्स होते हैं डिस्प्यूट्स में, और ऐसे लोग ही कंपनी के लिए जरूरी होते हैं। जल्दी ही उसने सभी पार्टिसिपेंट्स का धन्यवाद किया और अनाउंस किया कि आज का सेशन खत्म हो गया। सबके जाने के बाद उसने टोनी के नाम के पास लिखा कि इस बंदे ने अच्छा हैंडल किया। जब टोनी ऑफिस छोड़ रहा था, उसने किसी को चिल्लाते सुना। एक आदमी ये कह रहा था कि उसे अनफेयर ट्रीटमेंट मिला है। जब टोनी ने पीछे देखा तो पाया कि कंटेस्टेंट नंबर 10 एग्जामिनर से बहस कर रहा था कि उसे अनफेयरली बाहर निकाला गया। यहीं टोनी को समझ आया कि कुछ लोग अपनी गलतियां मानने को तैयार नहीं होते। फिर टोनी ने ब्लिंक किया और एग्जामिनर के आसपास एक ग्रीन ऑरा देखा। उसे समझ नहीं आया कि उसकी स्किल एक्टिवेट क्यों हो गई। अब सभी लोग उसके लिए अलग दिखने लगे। उसने जल्दी से आसपास देखा। पीछे खड़े थे एक आदमी और एक औरत। औरत के पास ऑरेंज ऑरा था और आदमी के पास येलो। आज की इंटरव्यू वाकई इंफॉर्मेटिव थी। उसने 2 बातें सीखी। पहली, अगर कोई 3 बार ब्लिंक करे तो स्किल ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाती है। दूसरी, हर इंसान का अपना अलग कलर होता है, रेड, ऑरेंज या ग्रीन। टोनी ने गेस किया कि रेड वाले लोग 20 साल से कम उम्र के होंगे, ऑरेंज 20 के आसपास और ग्रीन 30 से ऊपर, लेकिन उसे यकीन नहीं था कि ये एज बेस्ड ही है या कुछ और। थोड़ी देर बाद टोनी वापस अपने कंस्ट्रक्शन साइट पे गया। काम में बिजी था कि उसका फोन वाइब्रेट हुआ। मैसेज आया कि उसने एल्सन ग्रुप की इंटरव्यू पास कर ली है और फाइनल इंटरव्यू डायरेक्टर्स के साथ कल दोपहर 3 बजे कंपनी के मेन बिल्डिंग में होगा। टोनी बहुत एक्साइटेड था, लेकिन जानता था कि अभी भी शार्प रहना होगा। उसने डिसाइड किया कि काल्म रहना है और फाइनल इंटरव्यू जरूर पास करना है ताकि उसका सपना पूरा हो सके। उसने फिर जॉन के पास जाकर एक टिप दी कि वह रोलर पे बहुत ज्यादा पेंट लगा रहा है, जिससे जल्दी पेंट खत्म हो जाएगा। लेकिन जॉन ने नहीं सुना और फिर से भारी मात्रा में पेंट लेकर सीढ़ी पर चढ़ गया। टोनी ने ऊपर देखा तो अचानक बहुत सारा पेंट उसकी तरफ उड़ता हुआ आया और उसका सिर पेंट से पूरा भर गया। जॉन तुरंत नीचे उतरा और माफी मांगी। टोनी थोड़ा अनॉयड था, लेकिन बोला, कोई बात नहीं, छोटी मोटी बातों पर गुस्सा नहीं करना चाहिए। जॉन बार बार माफी मांग रहा था और टोनी ने उसे शांत किया। फिर टोनी शावर्स की तरफ गया और रास्ते में अपने बॉस स्टीवन से मिला। स्टीवन ने पूछा, क्या हुआ? टोनी ने कहा, बस काम का मामूली मसला है और बताया
कि वह डॉर्म जाकर साफ होगा। स्टीवन ने कहा कि डॉर्म दूर है, इसलिए पहले फ्लोर पर जो बाथ खुला है वहां जाकर धो लेना। टोनी को कोई दिक्कत नहीं थी। स्टीवन ने बताया कि सभी वर्कर्स को आज सूचित किया गया है कि वे काम के बाद नहाने आएं ताकि कोई मिसअंडरस्टैंडिंग्स ना हो। टोनी बाथ हाउस पहुंचा, क्लोथ्स उतारे और शावर लिया। वहां पहले से एक आदमी था। टोनी ने पूछा, वह क्या कर रहा है? आदमी ने कहा कि शायद टफ काम है क्योंकि टोनी पेंट से पूरा लथपथ था। टोनी ने पूछा, क्या आप यहां बॉस हो? आदमी ने कहा, हां। और टोनी बोला, बाथ हाउस तो कमाल का है, अच्छा काम किया है आपने। क्या सैलरी ठीक ठाक मिलती है? आदमी ने कहा, इतनी मिलती है कि किसी से जेलसी नहीं करनी पड़ती। टोनी ने धन्यवाद दिया। तभी आदमी पानी में डुबकी लगाकर नीचे चला गया। टोनी घबराया, लगा कि शायद आदमी को कुछ हुआ है। उसने मदद के लिए कूदना चाहा, लेकिन आदमी सरफेस पर आया और हंसते हुए बोला, तुम सच में सोचे कि मैं मर गया? उसने बताया कि उसे बाथ हाउस में एक कर्स लगा हुआ है, हमेशा बाथ के बाद ठीक से प्रेस करना पड़ता है। टोनी ने कहा, वाह, यह तो इंटरेस्टिंग है। ग्राहक की परेशानियों को खुद अनुभव करना ही तो सही तरीका है। आदमी ने सलाह दी कि टोनी को भी अपना ध्यान रखना चाहिए, समय रहते एक्सरसाइज और सही खाना खाना चाहिए। फिर आदमी उठकर चला गया। टोनी ने उसे शुभकामनाएं दी। टोनी बाथ हाउस से बाहर निकला तो एक सूट पहने आदमी अंदर गया। वह सीधे सौना में गया और वहां प्रेसिडेंट को बुलाया। वह वही आदमी था। प्रेसिडेंट क्रिस्टोफर ने बताया कि क्लोजिंग सेरेमनी 40 मिनट में है, क्या टोनी आएगा? साथ ही बताया कि अगर वो बाथ हाउस में नहाया नहीं तो साल भर में एक्सीडेंट हो सकता है। वो उम्मीद करता है कि इस साल सब ठीक रहेगा। अगले दिन फाइनल इंटरव्यू था। टोनी ने खुद को काल्म रखने की पूरी कोशिश की। सिस्टम ने कहा, बस फाइनल इंटरव्यू पास कर लो। टोनी ने कहा, इतना आसान नहीं है। सिस्टम ने कहा, बस बिलीव करो। टोनी ने फ्रस्ट्रेटेड होकर कहा, अगर ये मदद नहीं करेगा तो मैं खुद ही कर लूंगा। उसने अपने पूरे जर्नी को याद किया, कंपनी में आए से लेकर आज तक के इवेंट्स। इंटरव्यू रूम में उसे वेलकम किया गया और उसने सबका शुक्रिया अदा किया। कमिटी चेयर्स ने टोनी को बैठने को कहा। टोनी ने सोचा, सिस्टम की एडवाइस मत भूल, लेकिन केवल लक से काम नहीं चलेगा। तभी उसने डिसाइड किया कि अपनी स्किल यूज करेगा। डायरेक्टर्स को देखा, एक ब्लू ऑरा में था, दूसरा पर्पल में। सब 50 से ऊपर के लग रहे थे। एक आदमी ने कहा कि टोनी ने बैंकिंग और फाइनेंस में मैनेजरियल पोजीशन के लिए अप्लाई किया है। दूसरे ने पूछा कि टोनी ने कॉलेज या यूनिवर्सिटी से पढ़ाई नहीं की, फिर उसने खुद एजुकेशन कैसे हासिल की। पहले ने कहा, यह बंदा तो कमाल का है कि यहां तक आ गया। फिर असिस्टेंट से पूछा, इंटरव्यू के रिजल्ट्स दिखाओ। सभी डायरेक्टर्स ने देखा कि टोनी के इंटरव्यू स्कोर्स सबसे ज्यादा थे। वो बहुत इंप्रेस थे कि उसने टॉप यूनिवर्सिटीज के ग्रेजुएट्स को पीछे छोड़ दिया। असिस्टेंट ने क्वाइटली बताया कि शायद टोनी एसएसएस ग्रुप का हिस्सा हो सकता है, जो यूजुअली चेयरमैन के परिवार के रिश्तेदार या ऐसे लोग होते हैं जो इस लेवल तक पहुंचे हों। डायरेक्टर ने टोनी से पूछा कि उसे किस तरह की जॉब पसंद है। टोनी ने कहा था कि उसे ऑफिस वाला काम पसंद है, लेकिन जो भी काम देंगे वो चलेगा। डायरेक्टर ने जब कहा कि टोनी नहीं जा सकता तो वो बहुत ही सरप्राइज था। फिर डायरेक्टर ने कहा, इंटरव्यू ओवर, थैंक्स फॉर योर एफर्ट। टोनी निकल गया और बाकी लोग बैठकर डिस्कस करने लगे कि कहीं टोनी चेयरमैन का रिलेटिव तो नहीं, या चेयरमैन की किसी क्लोज सर्कल का मेंबर तो नहीं। एक डायरेक्टर ने कहा, हो सकता है वो जानबूझकर एक प्यूटोंग इकोनॉमिस्ट बन के आया हो ताकि किसी को शक ना हो। दूसरे ने अग्री करते हुए कहा, यही तो चेयरमैन का तरीका है, बॉटम से शुरू करना। सबको ये बात थोड़ी सस्पिशियस लगी, खासकर एचआर वाले ने पहले नोटिस किया। वो भी गलती नहीं कर सकते थे। लोगों ने सोचा कि शायद एसएसएस ग्रुप का कोई आया है। फिर कहानी बदलती है। एक फैंसी बिल्डिंग में एक लड़का अपने पिता के ऑफिस में गया। पिता बहुत नाराज थे क्योंकि लड़का बहुत दिन बाद आया था। पिता ने कहा, तू इतना टाइम लगाकर भी फेल हो गया, हमारी फैमिली में ऐसा कोई पहले कभी नहीं हुआ। लड़का माफी मांगते हुए बोला, सॉरी डैड, मुझे एक और चांस दे दो। पिता चिल्लाने लगे, तू इंटरव्यू के लिए भी नहीं गया और फेल हो गया। लड़का गुस्से में मुंह चढ़ा के अपनी मुट्ठी बांध लिया। फिर पिता ने उसका नाम लेकर कहा, टोनी, खुल के बोल, कुछ छुपाना मत। फिर कहानी वापस कंस्ट्रक्शन साइट पे आती है। टोनी के लिए बस एक और दिन का काम। उसे फोन पे मैसेज आया कि एल्सन ग्रुप में जॉब कंफर्म हो गई है।
टोनी को पता था डायरेक्टर से इंटरव्यू टफ था और उसे लग रहा था ये सब टाइम वेस्ट होगा। फिर एक और मैसेज आया कि उसे काउंटी हॉस्पिटल जाकर मेडिकल चेकअप कराना है या कहीं और के मेडिकल रिकॉर्ड्स भी सबमिट कर सकता है। टोनी थोड़ा कंफ्यूज था। वो ये जॉब चाहता था क्योंकि उसकी बैक प्रॉब्लम थी, पर सोच रहा था कि कहीं ये प्रॉब्लम कहीं अड़चन तो नहीं बनेगी। तो उसने डिसाइड किया कि वो अंकल हैंक के हॉस्पिटल जाएगा। हॉस्पिटल में डॉक्टर ने पूछा, बैक पेन फिर से शुरू हो गया क्या? टोनी ने सर खुजलाते हुए कहा, आज तो सब ठीक है। उसने बताया कि उसने बड़ी कंपनी में फाइनल इंटरव्यू क्लियर किया है। हैंक खुश हुआ, बोला, अब तेरे को ज्यादा स्ट्रेन नहीं करना पड़ेगा। पर उसे थोड़ा शक था कि कुछ तो फिशी है। टोनी थोड़ा शर्माते हुए बोला, कुछ नहीं, बस दर्द की दवाई चाहिए। हैंक ने तुरंत समझ लिया कि यही वजह है। टोनी यूजुअल कॉन्फिडेंट नहीं लग रहा था, बल्कि थोड़ा सैड था। हैंक सोच रहा था कि टोनी किस बात से परेशान है। फिर उसने कंप्यूटर पे कुछ टाइप किया और मुस्कुराया। सोच रहा था कि टोनी भी उसके डैड जैसा है, जो हमेशा सबको वरी में डालता था। थोड़ी देर बाद टोनी नीचे गया दवाई लेने। नर्स ने दवाई के साथ एक डिस्क भी दी। फिर हैंक ने पीछे से आवाज लगाकर टोनी को फिर से कंग्रेचुलेट किया। टोनी ने महसूस किया कि अंकल हैंक ने उसके लिए कितना सपोर्ट किया है। टोनी घर वापस गया और कंपनी से एक और मैसेज आया कि उसने एल्सन ग्रुप में जनरल स्टाफ सिलेक्शन भी क्लियर कर लिया। टोनी जानता था कि उसने ये सब सिर्फ अंकल हैंक की मदद से किया है और उसे ये बात बहुत अच्छी लगी। उस वक्त सिस्टम विंडो फिर से ऊपर आ गई, जिसमें बताया गया कि एम्प्लॉई स्टोर खुल गया है और उसके पास 5 पॉइंट्स हैं। सिस्टम ने बताया कि स्टोर में स्पेशल आइटम्स मिलते हैं जो काम में हेल्प करेंगे। टोनी ने स्टोर खोला और देखा कुछ अमेजिंग आइटम्स, जैसे इंस्टेंट सोबर अप, शराब उतारने वाली दवाई, विजन लेंसेज जो 2 मीटर तक दीवारों के पीछे देख सकते हैं, नींद भगाने वाली कैंडी जो 6 घंटे तक टायर्डनेस हटाती है, और चार्मिंग सेंट जो ऑपोजिट सेक्स को अट्रैक्ट करता है। टोनी को लगा कि ये सब कोई गेम या मैजिक जैसा है। सिस्टम ने पूछा कि क्या वो अपनी मेमोरी खोना चाहता है। टोनी ने तुरंत क्लैरिफाई किया कि ऐसा नहीं चाहता। सिस्टम ने बताया कि ये उसकी सक्सेस के लिए है। टोनी ने माफी मांगी और सिस्टम से कहा कि इसे ज्यादा सीरियसली मत लेना। सिस्टम ने कहा कि समझ गया, पर आगे से वर्डिंग पर ध्यान देना, जो टोनी को थोड़ा गुस्सा दिला गया। फिर सिस्टम ने टोनी को एक क्वेस्ट दिया। अपनी मम्मी से बात करनी है, उन्हें बताना है कि जॉब मिल गई है, ताकि 6 पॉइंट्स मिले और साइड क्वेस्ट अनलॉक हो जाए। पेनल्टी ये थी कि अगर वो नहीं करता तो साइड क्वेस्ट बंद रह जाएगा। टोनी ने सोचा कि वो वैसे भी जल्दी ही अपनी मम्मी से मिलने वाला था। टोनी हॉस्पिटल पहुंचा। मम्मी के कमरे के दरवाजे पर खड़ा हुआ। मम्मी ने देखा तो मुस्कुराई, बोली कि वो ठीक हो रही है और टोनी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। टोनी ने बताया कि उसने जॉब मिल गई है एल्सन ग्रुप में। मम्मी खुश हुई और बोली, ये तो बहुत अच्छी खबर है। टोनी ने कहा कि मम्मी जल्दी ठीक हो जाओ ताकि साथ घर चलें। मम्मी ने बताया कि आज उसकी आंटी ने एक पूरा बॉक्स सेब लेकर आई थी और कुछ टोनी को देने को कहा। टोनी खुश हुआ कि मम्मी हंस रही है। मम्मी ने कहा कि टोनी ने मेहनत की और अच्छी कंपनी में जॉब पा ली, तो वो बहुत खुश है। टोनी उठ के बोला कि वो नर्स से व्हीलचेयर मांगेगा। मम्मी से कहा कि इंतजार करो। जब टोनी कमरे से बाहर निकला, सिस्टम ने बताया कि क्वेस्ट कंप्लीट हो गया। फिर सिस्टम ने कहा कि टोनी को अंकल हैंक को फोन करना चाहिए और हॉस्पिटल बुलाना चाहिए, ताकि वो वरीड न रहे। इसके लिए उसे 5 पॉइंट्स मिलेंगे और कोई पेनल्टी नहीं। टोनी ने क्वेस्ट का नाम देखा, फर्स्ट लव, और हैरान रह गया। उसको समझ नहीं आया सिस्टम इसका मतलब क्या था, क्योंकि हैंक उसके पिता का बेस्ट फ्रेंड था। टोनी को याद आया कि डैड और हैंक बचपन से बहुत अच्छे दोस्त थे और हैंक अक्सर डैड को हेल्थ का लेक्चर दिया करता था। टोनी को अचानक समझ आया कि हैंक कभी शादीशुदा नहीं था और वो सीक्रेटली उसकी मम्मी से प्यार करता था। टोनी ने सिस्टम से पूछा कि ये सब सच है क्या। सिस्टम ने कहा कि वो झूठ नहीं बोल सकता। टोनी ने पूछा कि सिस्टम ये टास्क क्यों दे रहा है। सिस्टम ने कहा कि ये टोनी की सक्सेस के लिए है। टोनी ने पूछा कि सिस्टम किसका है, लेकिन सिस्टम ने कहा कि ये इन्फो उसके पास नहीं है। टोनी कंफ्यूज था कि अब आगे क्या करे, क्योंकि टास्क के लिए उसके पास लगभग आधा घंटा बाकी था। टोनी वापस मम्मी के कमरे के बाहर गया। जब अंदर गया, मम्मी ने पूछा कि इतने देर कहाँ था। टोनी बोला, मुझे कॉल करनी थी। हैना ने टोनी से कहा कि अगर वो बिजी है तो जा सकता है। टोनी ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं ठीक हूं माम, कोई बात नहीं। थोड़ी देर बाद टोनी ने पूछा, माम, आपको अंकल हैंक याद हैं? हैना थोड़ा चौंक गई। वो सवाल सुनकर उसके चेहरे का एक्सप्रेशन ही बदल गया।
टोनी भी थोड़ा कंफ्यूज हुआ। मॉम की टोन कुछ अजीब सी थी, शायद इसलिए भी क्योंकि उनके डैड का कुछ टाइम पहले ही डेथ हुआ था। फिर टोनी उठा और बोला, मैं एक कॉल करके आता हूं, और बाहर चला गया। चलते चलते उसने फोन निकाला और अंकल हैंक का नंबर डायल कर दिया। डॉक्टर हैंक को टोनी का कॉल बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड लगा। टोनी ने बिना किसी भूमिका के सीधा सवाल ठोक दिया, डू यू लाइक माई मॉम? डॉक्टर हैंक थोड़ी देर चुप रहा, फिर पूछा, हैना को कुछ हुआ है क्या? टोनी ने सीधे जवाब नहीं दिया, बस हॉस्पिटल का नाम बता दिया, सोल जनरल हॉस्पिटल, नंबर 4003, और कॉल काट दिया। उसी मोमेंट वो अजीब सिस्टम फिर से उसके सामने पॉपअप हो गया। बोलने लगा कि टोनी ने एक सही डिसीजन लिया है। टोनी को अब इस सिस्टम की हरकतें इरिटेटिंग लगने लगी थीं। उसने फिर पूछा, तू है क्या एग्जैक्टली? लेकिन सिस्टम ने कोई जवाब नहीं दिया। 15 मिनट बाद अंकल हैंक हॉस्पिटल पहुंच गया। वो इतनी जल्दी में था कि अपना हॉस्पिटल गाउन भी नहीं बदला था। वो सीधे हैना के रूम की तरफ भागा, टोनी को भी इग्नोर करता हुआ। ये उनका पहला सामना था टोनी के डैड की डेथ के बाद। थोड़ी देर बाद सिस्टम ने टोनी को नोटिफाई किया, क्वेस्ट कंप्लीटेड, और रिवॉर्ड में 5 पॉइंट्स मिल गए। टोनी थोड़ी देर शांत बैठा, फिर सोचा, क्या यह सब सच में हो रहा है? उसने सिस्टम से पूछा, क्या यह सब मेरे डैड की वजह से हो रहा है? सिस्टम ने जवाब दिया, दैट कांट बी आंसर्ड। टोनी ने गेस लगाया, तो मतलब ये सब मेरे डैड का ही किया धरा है, इसलिए तू सीधे जवाब नहीं दे रहा? सिस्टम अब भी खामोश था। टोनी ने सोचा कि ठीक है, अभी तो नहीं, लेकिन धीरे धीरे मैं तुझे समझ ही लूंगा। अब उसका ध्यान दूसरी तरफ गया। मॉम और अंकल हैंक रूम में क्या बात कर रहे हैं? टोनी ने दरवाजे की छोटी सी खिड़की से झांका। अंदर दोनों बात कर रहे थे। उसे सुनाई तो कुछ नहीं दिया, लेकिन मॉम के चेहरे पर हल्की सी स्माइल थी। अंकल हैंक भी हंस रहा था, और टोनी ने पहली बार उसके चेहरे पर इतनी जेन्युइन स्माइल देखी। सिस्टम फिर से पॉपअप हुआ, यू मेड द राइट चॉइस। रात के 10 बज चुके थे। हॉस्पिटल का विजिटिंग टाइम खत्म हो चुका था। हैंक बाहर आया तो टोनी को दरवाजे के पास खड़ा देखा। उसे लगा शायद टोनी उनकी बात सुन रहा था, लेकिन टोनी ने कहा, मैं अभी अभी आया। हैंक ने उसे अप्रोच किया और सॉफ्टली बोला, सॉरी फॉर अर्लियर। टोनी ने कहा, नो नीड, सब ठीक है। हैंक बोला, थैंक्स फॉर कॉलिंग मी, और हैना के लिए जो किया उसके लिए भी। जाते जाते टोनी ने फिर पूछा, डू यू लाइक माई मॉम? हैंक थोड़ा ऑकवर्ड हो गया और नजरें दूसरी तरफ कर लीं। बोला, आई डोंट नो हाउ टू आंसर दैट। टोनी ने डिसअपॉइंटेड होकर नीचे देखा। शायद वो कोई क्लियर जवाब चाहता था। उसने बताया कि वो अगले 3 दिन ट्रेनिंग सेंटर में रहेगा। उसकी आंट कभी कभी मॉम को देखने आती है, लेकिन वो चाहता था कि हैंक भी कभी आए। टोनी ने बताया कि मेडिकल बिल्स भी उसने मैनेज किए हैं, और हैंक का चेकअप भी अपनी कंपनी में कराया था। लेकिन अब उसे लग रहा था कि ये सब उसके डैड की दोस्ती की वजह से नहीं, बल्कि उसकी मॉम की वजह से था। टोनी खुद अपनी फीलिंग्स नहीं समझ पा रहा था, तो बस इतना कहा, डिसीजन तुम्हारा है। मॉम को अब तुम ही देख सकते हो। हैंक ने कहा, आई गेट इट, आई थिंक अबाउट इट, इट्स नॉट दैट सिंपल। टोनी ने अगले 3 दिन ट्रेनिंग सेंटर में बिताए। वापस साइट पर आया तो बॉस ने बताया कि कल से नया साइट शुरू हो रहा है। उसने सभी वर्कर्स से कहा, जल्दी सो जाना गाइज, कल जल्दी निकलना है। टोनी ने कहा, स्टीवन सर, मुझे आपसे बात करनी है। स्टीवन ने गेस किया, अनदर लीव? टोनी बोला, नहीं सर, एक्चुअली आई फाउंड अ न्यू जॉब, आई एम लीविंग। स्टीवन ने गुस्से में पूछा, कितना चाहिए तुझे? 4 मिलियन पर मंथ ठीक रहेगा? टोनी ने हंसते हुए कहा, नहीं सर, मैं सीरियस हूं, मैंने एल्सन ग्रुप का फाइनल इंटरव्यू क्लियर कर लिया है। स्टीवन को यकीन ही नहीं हुआ। वो बोला, तू कॉलेज भी नहीं गया और इतनी बड़ी कंपनी? टोनी शर्माते हुए बोला, यस सर, बट आई ट्राई माई बेस्ट। स्टीवन ने कहा, हार्ड वर्क कर, वरना गिर जाएगा सीधा मुंह के बल। टोनी ने सिर झुका लिया, आई एम सॉरी सर। उसी वक्त जॉन और उसका दोस्त वहां आ गए। जॉन बोला, चलो खाना खा लेते हैं, टोनी जा रहा है। स्टीवन ने चिल्लाकर कहा, ये लड़का जा रहा है और तुम्हें खाने की पड़ी है? एक वर्कर बोला, मुझे मेरी वाइफ का कॉल आया है, मुझे निकलना पड़ेगा सर।
अब तक ये सोच ही रहा था कि शायद बॉस उसे जल्दी जाने से रोकेंगे, लेकिन ऑफिस के बाकी कर्मचारियों ने बताया कि वो तो दिन भर गायब ही रहते हैं और अब घर जाकर थोड़ा वक्त खुद के लिए चाहते हैं। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि टोनी ने भी ये जगह छोड़ने का फैसला कर लिया है। एक अजीब सी खामोशी छा गई। स्टीवन ने टोनी की ओर मुड़कर देखा। उसे लगा अब फिर कोई भारी भरकम लेक्चर मिलेगा, लेकिन स्टीवन ने मुस्कुराकर कहा, चलो आज डिनर साथ करते हैं। ऐसा नहीं कि मैं तुम्हें पसंद करता हूं, बस थोड़ा अजीब लग रहा है। टोनी हल्के से मुस्कुराया, ये जानकर कि उसका बॉस भले ही कुछ न कहे, लेकिन दिल से उसे समझता है। जब वो रेस्तरां पहुंचे, स्टीवन ने साफ कह दिया कि टोनी को बिना अच्छा खाना खाए जाने नहीं देंगे। ऑफिस का काम बाहर से जितना आसान लगता है, अंदर से उतना ही मुश्किल है, उन्होंने कहा। टोनी ने ठान लिया था कि वो ये काम कर ही लेगा, लेकिन स्टीवन ने फिर से टोका, तू कॉलेज भी नहीं गया, और अगर किसी को पूरी सच्चाई पता चली तो वो तुझे हल्के में ले लेंगे। टोनी ने सिर उठाया और बोला, मुझे सब पता है, लेकिन मुझे करना है। स्टीवन ने धीरे से कहा, अगर यहां कुछ भी ठीक नहीं चला तो लौट आना, ये जगह हमेशा तेरे लिए खुली रहेगी। टोनी का दिल भर आया। उसने अपने बॉस का आभार जताया। तभी उसके पुराने साथी ने खांसते हुए जेब से एक लिफाफा निकाला। उसने कहा, अगर मुझे पता होता कि तू जा रहा है तो शायद कुछ बेहतर देता। और वो लिफाफा टोनी को थमा दिया। टोनी चौंका, ये क्या है? बिना सवाल किए खोल और रख ले, जैसे कोई बड़ा आदमी करता है। उसके साथी ने कहा, इससे कुछ अच्छे जूते तो आ ही जाएंगे। टोनी ने हाथ पीछे कर लिए, मैं इतनी बड़ी रकम नहीं ले सकता, इसे वापस ले लो। तभी जॉन ने मजाक में वो लिफाफा पकड़ लिया, अगर ये नहीं ले रहा तो मैं ले लेता हूं। साथी का चेहरा लाल हो गया। उसने झपटकर लिफाफा जॉन से वापस लिया। ये टोनी का है। टोनी मुस्कुराया, ठीक है, मैं रख लेता हूं। उसने अपनी पुरानी टीम की ओर देखा और पहली बार महसूस किया कि जाने के बावजूद ये लोग उसके लिए आज भी मायने रखते हैं। अगले दिन सुबह टोनी ने एक बड़ा काला सूटकेस उठाया और बस स्टेशन की ओर निकल पड़ा। बोर्डिंग पर तैनात आदमी को उसने अपना नाम बताया। उस आदमी ने टैबलेट पर कुछ चेक किया और कहा कि टोनी को पहली बस में जाना है, लेकिन फिर अचानक रुककर पूछा, तुम 22 में पैदा हुए हो ना? टोनी ने सर हिलाया, नहीं, 94 में। आदमी ने तुरंत कहा, ओह, तो तुम्हारी बस तीसरी है। लगेज नीचे दो और बस में चढ़ जाओ। टोनी सोच में पड़ गया, क्या कोई और भी है मेरे जैसे नाम वाला? क्योंकि उसका नाम बहुत आम नहीं था, ये उसे थोड़ा अजीब लगा। वो सोचते सोचते बस में चढ़ गया और अपनी सीट ढूंढकर बैठ गया। तभी बस के अंदर घोषणा हुई, अब हम एल्सुंग ग्रुप के नए कर्मचारियों के ट्रेनिंग सेंटर जा रहे हैं। टोनी की आंखों में चमक आ गई। अब वो इस कंपनी का हिस्सा था। उसी वक्त उसकी जेब में रखे फोन में एक मैसेज आया। हैंक ने लिखा था, मां की चिंता मत करना, मेहनत से काम कर। बस में एक आदमी खड़ा हुआ और खुद को मार्विन के नाम से परिचय दिया। वो एल्सुंग ग्रुप के एक शहर के ब्रांच में डिप्टी सेल्स डायरेक्टर था। उसी ने सबका स्वागत किया और बताया कि वो आने वाले 4 हफ्तों तक ट्रेनिंग सुपरवाइजर रहेगा। उसने पूछा, क्या आप सबने अपनी डिपार्टमेंट पसंद कर ली है? सारे लोग एक दूसरे को देखने लगे। कोई कुछ नहीं बोला। ठीक है, मार्विन मुस्कुराया। जो लोग जानते हैं कि किस डिपार्टमेंट में जाना है वो हाथ उठाएं। कोई हाथ नहीं उठा। मार्विन ने बताया कि कंपनी में नए कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जाती है और फिर उनके प्रदर्शन के आधार पर उनकी पोस्टिंग होती है। उसने खुद भी इसी ट्रेनिंग से शुरुआत की थी और अब सेल्स में काम कर रहा था। किसी ने पूछा, अगर हम अपनी पसंद की नौकरी नहीं पाए तो? मार्विन ने कहा, अगर आप टॉप 10% में हो तो आप खुद चुन सकते हो कि कहां काम करना है, लेकिन बाकी लोगों की पोस्टिंग मैनेजर तय करते हैं। टोनी को यह सुनकर झटका लगा। ये कंपनी तो हर किसी को गौर से देखती है। उसने सोचा, अगर मेरी तबीयत खराब हो गई या मुझे सर्जरी करवानी पड़ी, क्या मैं नौकरी छोड़ दूंगा और सब फिर से शुरू करना होगा? उसी पल उसने ठान लिया, चाहे जो हो जाए, उसे ये जॉब पूरी करनी ही है। कुछ ही घंटों में वो शहर आ गया जहां ट्रेनिंग होनी थी। टोनी को सब कुछ नया लग रहा था, थोड़ा अजीब भी, लेकिन कहीं न कहीं एक नई उम्मीद भी दिख रही थी। मार्विन ने सभी को बस से उतारकर कहा कि अब उन्हें यूनिफॉर्म मिलेगी, हर किसी के लिए सही साइज की स्पोर्ट्स ड्रेस और नाम वाला बैज। टोनी को एक वर्कर ने बताया कि उसका रूम B13 है, तीसरी मंजिल पर।
उसे कहा गया कि जल्दी से कपड़े बदलकर नीचे गैदरिंग पॉइंट पर पहुंचे। टोनी ने ऊपर देखा। फ्लोर ए से शुरू हो रहे थे और रूम नंबर महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग थे। 1 से 25 पुरुषों के लिए, 26 से 50 महिलाओं के लिए। यह देखकर उसे अच्छा लगा। उन्होंने सब कुछ सोच समझकर प्लान किया था। जल्दी ही वो अपने फ्लोर पर पहुंचा और रूम ढूंढने लगा। जैसे ही टोनी ने रूम में एंटर किया, उसने सोचा था कि यहां शायद 3 लोग और होंगे शेयर करने के लिए, लेकिन रूम में साइलेंस था। उसने एंट्री पर दिए गए कपड़े निकाले, एक सिंपल सा ट्रैक सूट। उसे थोड़ा अजीब लगा कि सबको एक जैसे कपड़े क्यों दिए जा रहे हैं। तभी दरवाजा खुला और एक लड़का अंदर आया, सूट पहना हुआ, चश्मा लगाए। टोनी पलटा और देखा। लड़के ने एक हल्की सी स्माइल दी और बोला, रूम तो काफी छोटा है, हाँ? टोनी ने कहा, छोटा नहीं है इतना, मैनेजेबल है। फिर दोनों ने एक दूसरे को इंट्रोड्यूस किया। मैं टोनी, आर्ची, लड़के ने सिर खुजाते हुए कहा। टोनी को लगा आर्ची ठीक ठाक बंदा है, थोड़ा मैच्योर लग रहा था। उसने सोचा, क्या मुझे रिस्पेक्ट में झुकना चाहिए? फिर उसने पूछा, आप थोड़े बड़े लग रहे हो, उम्र क्या है? आर्ची ने मुस्कुराकर कहा, मैं 29 का हूं। टोनी ने हल्की हंसी में जवाब दिया, मैं 25 का हूं, कोई इश्यू तो नहीं? फिर टोनी ने पूछा, मैं ऊपर वाले बेड पे सो जाऊं? आर्ची ने कहा, कूल, मैं नीचे रह लूंगा, वैसे भी सेकंड फ्लोर पे चढ़ना उतरना थोड़ा झंझट है। टोनी ने हंसते हुए कहा, कोई बात नहीं, 1 महीने तक साथ रहना है तो एडजस्ट तो करना ही पड़ेगा। आर्ची को थोड़ा शौक लगा कि टोनी ने इतनी जल्दी जॉब पकड़ ली, सिर्फ 25 में। टोनी ने बताया, मैंने फाइनेंस और बैंकिंग में ग्रेजुएशन किया है, 3 साल में ही पूरा कर लिया। आर्ची ने सर हिलाया, इंप्रेसिव। तभी लाउडस्पीकर से अनाउंसमेंट हुआ, सभी इंटर्न्स को 10 मिनट में मेन हॉल में पहुंचना है। आर्ची ने मजाक में कहा, आर्मी जैसी वाइब आ रही है। टोनी ने हंसकर कहा, बिल्कुल, चलो वरना लेट हो जाएंगे। मेन हॉल में पहुंचकर टोनी ने देखा, एक ही हॉल में 260 से ज्यादा लोग। शायद अटेंडेंस चेक हो रही थी। स्टेज पर एक आदमी आया और बोला कि ट्रेनिंग शुरू करने से पहले डायरेक्टर ऑफ ट्रेनिंग आप सबसे कुछ कहना चाहते हैं। फिर एक और आदमी स्टेज पे आया, चश्मा पहना, बड़ा सा स्माइल और कॉन्फिडेंट वाइब। माइक पे लीन करके बोला, वेलकम इंटर्न्स। सबने धीरे से जवाब दिया। फिर उसने जोर से कहा, इतनी धीमी आवाज में वेलकम, यही है हमारी कंपनी के फ्यूचर एम्प्लॉइज? फिर जोर से बोला, वेलकम इंटर्न्स। इस बार सबने भी जोर से चिल्लाकर जवाब दिया। फिर वो बोला, मेरा नाम फिलिप है, पिछले साल तक मैं एल्सन ग्रुप के मेन ऑफिस का सीईओ था, अब मैं ट्रेनिंग सेंटर का डायरेक्टर हूं। फिर उसने एल्सन ग्रुप की हिस्ट्री बताई। हम टॉप 5 कंपनीज में हैं साउथ कोरिया में, लेकिन शुरुआत बहुत नीचे से हुई थी। 60s में टफ टाइम था, मैं खुद जापान गया था स्किल्स सीखने। फिर उसने पूछा, क्या किसी को पता है साउथ कोरिया का पहला रेफ्रिजरेटर कहां बना था? एक इंटर्न ने हाथ उठाया, एल्सुंग ग्रुप इलेक्ट्रॉनिक्स में। फिलिप ने कहा, करेक्ट, उस फ्रिज को बनाने में हमें 4 साल लगे, बहुत ट्रायल एंड एरर हुए। उस टाइम रेफ्रिजरेटर लग्जरी आइटम था, लेकिन आज हर घर में है। टोनी क्वाइटली सोच रहा था, यह आदमी सिर्फ कंपनी की हिस्ट्री नहीं बता रहा, वो ये बताना चाह रहा है कि हम सब इस कंपनी के फ्यूचर हैं। फिलिप ने बोला, अब से आप सब एल्सन ग्रुप का हिस्सा हो, ट्रेनिंग के बाद भी ये जर्नी आपकी है। फ्रॉम टुडे यू बिलोंग हियर। ट्रेनिंग के बाद मार्विन फिर से सबके सामने आया, लाइट्स आउट एट 10 PM, और उसके बाद हर इंटर्न को फ्लोर ड्यूटी करनी होगी, डेली रोटेशन में। अब एक फ्लोर लीडर चुनो जो सबको ऑर्गेनाइज करेगा। कुछ इंटर्न्स ने हाथ उठाया। टोनी ने भी सोचा, लेट्स ट्राई। उसने हाथ उठाया, देखा आर्ची ने भी हाथ उठाया है। बाद में मार्विन ने अनाउंस किया, आर्ची विल बी द फ्लोर लीडर। टोनी थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट फील कर रहा था। फर्स्ट डे था और उसे ऑलरेडी बोर्डम मार रहा था। कोई बात करने वाला नहीं, रूममेट अब लीडर बन गया था और बिजी रहता था। मार्विन ने बताया, फ्लोर लीडर 1 हफ्ते के लिए होता है, उसके बाद परफॉर्मेंस के हिसाब से डिसीजन होगा। कोई ओवरवेल्म्ड फील करे तो छोड़ सकता है। टोनी ने सोचा, चलो बाहर घूम के आते हैं। हॉलवे में सब कैमरास की नजर में थे।
शेयर्ड बाथरूम्स, कॉमन लॉन्ड्री, कोई प्राइवेसी नहीं। टोनी ने सोचा, कंस्ट्रक्शन साइट वाला टाइम इससे भी टफ था। वहां तो कपड़े भी नहीं धो पाते थे। जमीन पे सोना, धूल में खाना, नूडल्स विद बीन्स, ये सब तो चिल है। शावर रूम ऑलमोस्ट एम्प्टी था। शायद बाकियों को अजीब लग रहा था। सब इस लाइफ के लिए रेडी नहीं थे। वो वापस आया और किताब पढ़ने लगा। तभी रात के 8 बज चुके थे। आर्ची आया। टोनी ने पूछा नहीं कि उसका काम खत्म हुआ या नहीं। आर्ची ने कुछ फॉर्म्स दिए। सबको ये भरवाने हैं। टोनी ने कहा, डोंट वरी, आई डू इट। चाहो तो हेल्प भी कर सकता हूं। आर्ची ने मना किया, तू सो जा, मैं देख लूंगा। टोनी ने कुछ नहीं कहा, बस सो गया। रात 1 बजे टोनी की नींद टूटी। कुछ अजीब आवाजें आ रही थीं। उसने देखा, आर्ची रूम के बीच में खड़ा है। टोनी उठा और बोला, फ्री हो गए? आर्ची मुस्कुराकर बोला, एक्सपेक्टेड से ज्यादा काम निकला। फिर पूछा, फॉर्म भरा तुमने? टोनी ने कहा, हां, उसी टाइम भर दिया था। आर्ची थोड़ा शॉक्ड हुआ। टोनी ने ध्यान से उसके चेहरे की तरफ देखा। आर्ची की मूवमेंट्स थोड़ी स्लो लग रही थीं, जैसे कुछ ऑड वाइब हो। तभी मार्विन गुस्से में रूम में घुसा। आर्ची, मैंने कहा था फॉर्म्स 10 बजे तक चाहिए थे। अब यहां क्या कर रहे हो? आर्ची ने नजरें चुरा लीं। बहुत लोग सो गए थे, डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था। सुबह सब ले लूंगा। मार्विन चिल्लाया, ऑलरेडी फर्स्ट डे पे ही मुझे प्रॉब्लम दे रहे हो। आर्ची ने धीरे से सिर झुकाया। आर्ची ने माफी मांगते हुए कहा, मैं सुबह 7 बजे तक सब कुछ ले आऊंगा, प्रॉमिस। मार्विन ने लंबी सांस लेते हुए कहा, ठीक है, इस बार छोड़ रहा हूं, लेकिन मॉर्निंग में जरूर आ जाना। जैसे ही मार्विन रूम से बाहर गया, टोनी को लगा कि उसे आर्ची से पूछना चाहिए, तू ठीक है ना? लेकिन फिर उसने खुद को रोक लिया। 2 बार पहले पूछ चुका था और दोनों बार आर्ची ने कहा था, आई एम फाइन ब्रो। टोनी को लगा शायद कुछ बातें बस थोड़े से वर्ड्स में सॉल्व हो सकती हैं और शायद फिर वो अच्छे दोस्त भी बन सकते हैं। अगली सुबह टोनी अपने रूम से बाहर निकला ही था कि पीछे से आवाज आई, टोनी, आर्ची कहां है? मार्विन था वो। टोनी ने थोड़े स्लीपी अंदाज में कहा, मुझे नहीं पता, अभी तो उठा ही हूं। मार्विन ने कहा, अगर दिखे तो बोल देना कि मैं उसे 7:30 तक स्मॉल कॉन्फ्रेंस रूम में मिलना चाहता हूं। टोनी ने कहा, ठीक है, और हां, अपना नंबर दे दो, जस्ट इन केस। जैसे ही मार्विन गया, टोनी सोचने लगा, यार, मैंने और आर्ची ने तो अब तक एक दूसरे का नंबर तक एक्सचेंज नहीं किया। फिर सोचा, चलो, अंडरस्टैंडेबल है, कल वो बहुत बिजी था। तभी कहीं से किसी के चिल्लाने की आवाज आई। टोनी तुरंत उस तरफ भागा। टर्न्स आउट B19 रूम में कोई सीन चल रहा था। एक बंदा आर्ची पे भड़क गया। 6:30 बजे फॉर्म पकड़ाया और 7 बजे तक भरने को बोल दिया। भाई, मैं सुबह का अपना स्केड्यूल मेंटेन करता हूं और तू खुद ही फ्लोर लीडर बना है तो हैंडल भी कर। आर्ची ने झुकते हुए कहा, सॉरी, सुधार लाऊंगा डेफिनेटली, लेकिन अभी ये फॉर्म चाहिए। वो वहां से साइड में जाकर खुद से बड़बड़ाने लगा, जैसे खुद को कोस रहा हो। उस बंदे के रूममेट ने सॉफ्टली पूछा, थोड़ा हार्श नहीं हो गया तू? उसने कहा, ब्रो, सिंपैथी की जरूरत नहीं है। फ्लोर लीडर को एंड ऑफ ट्रेनिंग तक 20 बोनस पॉइंट्स मिल सकते हैं, ब्रोशर में लिखा था। और अगर लीडर हैंडल नहीं कर पाया तो उसे हटा भी सकते हैं। परफॉर्मेंस जज करना हमारा काम नहीं, वो सुपरवाइजर देखेंगे। टोनी सोचने लगा, कितना इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है। न्यू एम्प्लॉयज को स्टार्टिंग से ही एक दूसरे से कम्युनिकेशन करना सिखा रहे हैं। लेकिन उस मोमेंट में पूरे एटमॉस्फियर में एक टेंशन सा था। सब सोच रहे थे, आर्ची क्या सोच रहा होगा। और तभी टोनी के सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप हुई। न्यू टास्क असाइंड। उसे ट्रेनिंग सेंटर का ब्रोशर पढ़ना था, सारी इन्फो समझनी थी और किसी भी चीज के लिए रेडी रहना था। साथ ही उसे टीम को लीड करना था ताकि एक अच्छा इंप्रेशन पड़े और कुछ रिस्पेक्ट भी मिले। टोनी थोड़ी देर के लिए शॉक में चला गया। सिस्टम ये क्या टास्क दे रहा है यार? तभी उसे सामने आर्ची दिखा, फॉर्म्स कलेक्ट कर रहा था। टोनी उसके पास गया। यो ब्रो, क्या चल रहा है? आर्ची बोला, बैस फॉर्म्स ले रहा हूं, कुछ अर्जेंट है? टोनी ने कहा, बॉस मार्विन तुझे ढूंढ रहा है, 2nd फ्लोर के कॉन्फ्रेंस रूम में 7:30 तक आ जाना। आर्ची गाली देता हुआ बोला,
शिट, बस 15 मिनट बचे हैं और मैं अभी भी सारे काम में अटका हूं। टोनी कुछ हेल्प ऑफर करना चाहता था, लेकिन आर्ची तेजी से दौड़ गया। आई गॉट दिस ब्रो। फिर वो बाकियों के दरवाजे खटखटाने लगा, फॉर्म्स लेने के लिए। आर्ची सोच रहा था, क्या मैं ये सब सिर्फ पॉइंट्स के लिए कर रहा हूं? अगर मैं दूसरों की जगह होता तो शायद मैं भी अपना हिस्सा नहीं देना चाहता, या फिर शायद मुझे मदद एक्सेप्ट करने में ऑकवर्ड फील होता है। फिर वो खुद से बोला, मे बी मैं इतनी रिस्पेक्ट पाने की चाह में ह्यूमन कनेक्शन भूल रहा हूं। शायद मुझे दूसरों की हेल्प छोड़नी चाहिए और खुद पर फोकस करना चाहिए। टोनी ने मार्विन को कॉल किया। आर्ची मिल गया है? मैंने उसे मैसेज दे दिया। मार्विन ने पूछा, ब्रेकफास्ट किया? टोनी ने कहा, नहीं अभी तक। मार्विन बोला, तो कॉन्फ्रेंस रूम आ जा, साथ में खाते हैं। हम दोनों एक ही टीम में हैं। थोड़ी देर में टोनी कॉन्फ्रेंस रूम में पहुंचा। मार्विन वहां आर्ची का वेट कर रहा था, प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट्स के साथ। लेकिन आर्ची अभी तक नहीं आया था। टोनी ने एक खाली सीट ली और ब्रोचर पढ़ना शुरू किया। मन ही मन उसने सोचा, आर्ची ने ऐसा जॉब लिया ही क्यों जो वो हैंडल नहीं कर पा रहा? कम से कम प्रोग्रेस रिपोर्ट तो देता। तभी रूम में सीनियर एंटर हुआ